प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रविवार का कार्यक्रम है और ये जो मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ, ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है। आप लोगों को ये मेन चैनल पर भी मिलेगा, मिल ही रहा है, और जो मेरा मूल चैनल है जिस पे मैं कुंडली विश्लेषण ही सिर्फ करता हूँ, उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी देर में आप लोगों को लाइव कार्यक्रम में भी शामिल होना है, इस वजह से ज़रूर वहाँ भी आइए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कुंडली है प्रेरणा के स्रोत, लाखों करोड़ों, कई बार तो अरब की जो संख्या है वो भी इनको पसंद करती है, और हमारे लिए भी हमारे लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं, है ना। ये सामने जो आपके सामने मैंने जो कुंडली रखी है, ये हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और जैसे मैं सामान्य किसी व्यक्ति की कुंडली देखता हूँ तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, पर पता नहीं जब इनकी कुंडली में बनाने लगा, बोर्ड भी बनाने लगा, तो बड़ा डर लगता था। मतलब एक जैसा होता है ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, जिसको आप ऐसे टीवी पे देखा, कभी रैली में भी मैंने इनको नहीं देखा है, और बस इनको सुनता हूँ, बस उतना ही है। बाकी इनके बारे में भी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही अपने बारे में नहीं जानता, तो मैं क्या किसी के बारे में जानूंगा। पर आप लोगों को ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने आप को सबके सामने ऐसा प्रणाम ही करूंगा और क्षमा याचना ही करूंगा कि अगर कुछ ऐसी बेतरतीबी बोल जाऊं या कुछ उटपटांग बोल जाऊं, जैसा कि है स्वभाव मनुष्य का है, और बहुत बालक हूँ मैं, मेरे पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता तो इतने महान व्यक्तित्व की कुंडली लेकर के आपके सामने प्रस्तुत नहीं होता। पर क्या करूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जिम्मेदारी दे देते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप, ये माता जी हैं एक्चुअली, ये बाहर रहती हैं, भारत से बाहर हैं, और मैंने आज तक जितनी कुंडलियां देखी हैं उसमें से किसी का भी जन्म स्थान आदि कभी बताया नहीं है। तो पर ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग इस कुंडली को जान जाएंगे कि ये किसकी कुंडली है, इस वजह से ही मैं बता रहा हूँ। इस कुंडली के सामने मैं नतमस्तक हूँ, पिता तुल्य है मेरे, और सबके हृदय को जीत करके वो कुर्सी पे विराजमान हैं, राजा हैं वो, और बड़ी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। राजा जो होता है वो अपने प्रजा का पिता होता है, और एक ऐसा राजा जो निश्चित रूप से हमें पुत्र के जैसा सुरक्षा दे ही रहे हैं, और उसके लिए किसी भी मजबूत निर्णय को लेने में सक्षम है, और अपनी योग्यता हर बार उन्होंने सिद्ध की है। और काफ़ी, क्या ही कुछ बोलूँगा मैं, उस पर नहीं बोलूँगा। आइए मूलतः मैं कुंडली पे ही लेके आता हूँ। पर जो कुंडली की मूल बात है, अगर एक साधारण तरीके से मैं कुंडली का अध्ययन करूँगा, 2 मिनट के लिए मैं भूल जाऊं कि मैं किसी बड़े बहुत ही ऊंचे व्यक्तित्व और महान दार्शनिक की कुंडली देख रहा हूं। इनके बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग राय हैं, पर मेरी राय इनके बारे में बड़ी अच्छी है और साफ है। और सच्चे अर्थ में कहूं तो मैंने अभी तक बहुत अच्छे से किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल समझा नहीं है, पर जब मुझे कुछ समझ में आया है तो इनके ही कार्यकाल को मैंने अच्छे से समझा है। बाकी पीछे ऐसा नहीं है, 1989, 90, 91, 92, 93 के बाद कितने प्रधानमंत्री हैं मुझे तो याद भी नहीं है। सामान्य ज्ञान मेरा बड़ा कमज़ोर सा है, पर जब से मैंने शासन व्यवस्था को थोड़ा बहुत समझा है, बहुत नाम मात्र का, तो इनके ही शासन व्यवस्था को मैंने जाना है और समझा है कि नहीं ये ठीक है, ऐसा बहुत बढ़िया है, चल रहा है। तो यहाँ पे मूल बात, ताकि आप कार्यक्रम को पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पर जो बात मुझे समझ में आ रही है, इनकी कुंडली में जो शुक्र और शनि की युति है यहाँ पे, और जो जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संबंध है, जीवन के जब आप, जो हम लोगों को मीडिया के द्वारा बताया गया है, जैसा चीज़ हम लोग जानते हैं फिल्मों के माध्यम से, मैंने इनकी फिल्म भी नहीं देखी है, जो आई थी नहीं देखी है, और सच्चे अर्थ में नहीं देखी है, पर जो हम लोग सुनते आए हैं, जो पता चला है, उसमें जीवन को जो संघर्ष मिला है, दाम्पत्य में जो अधूरापन मिला है, और एक दृढ़ता मिली है आगे बढ़ने की, साहस, धैर्य, किसी भी दूसरे व्यक्ति के काम को अपना समझ के काम करना, और त्यागने का जो बल है, हिमालय में जा कर के तपश्चर्या करने का जो पराक्रम है, जो शौर्य है, वो इसी ग्रह की युति के साथ आता है।
मुझे नहीं पता है ये इनकी कुंडली है कि नहीं है, पर जो फलादेश मैं यहाँ घटित होता देख रहा हूँ वही सेम चीज़ें कई बार उनके वास्तविक जीवन पे देखने को मिल जाती हैं। पत्नी का अधूरा प्रेम, और वो भी क्यों, जरा ध्यान से देखें। यहाँ शुक्र जो शनि के साथ बैठे हैं, इस युति का ही फल आपको अगर मैं बता दूं तो 2 लाइन की बात है। व्यक्ति पूर्व जन्म में राजा था, पूर्व जन्म में राजा था और उसने अपनी पत्नी को कष्ट दिया, जिसके कारण इस जन्म में पत्नी का संपूर्ण सुख नहीं मिला। परिवार बड़ा, लेकिन जिम्मेदारियां कहें या फिर अभावग्रस्त होने की स्थिति कहें, जिसके कारण व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं मिलता, या परिवार होने के बावजूद व्यक्ति परिवार को त्याग देता है या त्यागने की शक्ति रहती है। भगवान कसम, यह मैं अपने हृदय से नहीं बोल रहा, यह शुक्र और शनि की दशम स्थान में युति का फल है जो ग्रंथकारों ने बताया है। इस कुंडली पे मेरी हैसियत नहीं है कि अपने मन से एक फलादेश, एक टिप्पणी भी कर सकूं। मैं बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, बहुत सामान्यतया किसी तरीके से मेरा भरण पोषण इस काम से चल रहा है, और बहुत विनम्रता से मैं ये बात सिद्ध भी कर रहा हूं और इसको मान भी रहा हूं। तो क्या बात कही कि ये जो स्थिति बनी है ज्योतिष शास्त्र में, जो इनकी युति होती है शुक्र और शनि की दशम स्थान में, उसे पारिवारिक सुख नहीं मिलता। परिवार भले कितना बड़ा हो, पर व्यक्ति परिवार का त्याग करके समाज के लिए सामने आता है। अगर किसी की दुकान में भी काम करेगा तो उस दुकान को अपना मान कर काम करेगा, और इतना ही नहीं, त्यागने का बल इतना बड़ा कि व्यक्ति सिंहासन तक त्याग दे। ये इस शुक्र और शनि का फल है। एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली के आधार पर दशम स्थान में शुक्रदेव व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, यश और सम्मान देते हैं, सिंहासन देते हैं। ये बात मैंने लगभग सभी कुंडलियों में कही है। तो शुक्र दशम स्थान में सिंहासन देते हैं। व्यक्ति चाहता है कि बहुत छोटे से काम में ही सफल हो जाऊं, पर परिस्थिति उसे निरंतर चिंता देती रहती है, निरंतर उसे परिस्थिति चिंता देती रहती है। मैं कार्यक्रम बनाने बैठा तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा, जिस व्यक्ति के पास यहाँ पे चिंताएं ज़्यादा हैं उसकी सफलता उतनी ही बड़ी है। जो चिंता ज़्यादा करता है, वस्तुतः आप इसको दूसरे सिद्धांत में देखेंगे तो क्या कहा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कहा ना जी। तो पर क्या बात है, आप इसको जब एक बिहेवियर के साथ देखते हैं तो क्या बात पता चलती है, जिसकी चिंता ज़्यादा है वो बेचैन है, और जो जितना बेचैन है वो उतना ही आगे है। इस आधार पर मैं ये बात छोटे से स्तर पे ही सही, पर इस बात से इत्तेफाक जरूर रख लूँगा कि जो सबसे बड़ा है उसकी चिंताएं ज़्यादा हैं, उसकी बड़ी चिंता है। जैसे उदाहरण, हमारे देश के प्रधानमंत्री की चिंता, वो कितना सोते होंगे, जितना साधारण मनुष्य सोता होगा उनके देश का नागरिक, उससे तो वो निश्चित रूप से कम सोते होंगे, क्योंकि उनको चिंता ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में मैं बस की यात्रा कर रहा था, लखनऊ से मैं अपने गांव जा रहा था, बड़े मस्ती में सो भी गया था। मेरे बस के सीट के पीछे मेरे छोटे भाई युद्ध की बड़ी खबरें देख रहे थे, जो भी न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था, चाहे झूठ हो या सही वो मुझे नहीं पता है, पर जितनी आराम से मैं नींद ले रहा था, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री जी तो उतने आराम से नहीं सोए होंगे, बल्कि उन्होंने कितने दिन पीछे और कितने दिन आगे जाग करके अपनी रातें बिताई होंगी। तो ये जो जागने का बल है वो कहाँ से आता है, वो इसी से आता है। जो त्याग का बल है, नींद भी त्याग दिया, सुख चैन सारा त्याग दिया। अब बात, कई बार लोग ये कहेंगे कि उनके पास जो है वो एक भाषा शैली बड़ी अद्भुत है, वो पकड़ती बड़ी अच्छी है, लोगों को ग्रैब बहुत अच्छा करती है। वो क्यों करती है? जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति कुंभ राशि में बैठे हैं। दार्शनिक राशि होती है। द्वितीय कहाँ बैठे? कुंभ राशि में। वाणी भाव के स्वामी स्थिर राशि में बैठे हैं। वाणी में स्थिरता है। अब कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे, ये कार्यक्रम अब मैं तो सोच रहा था कि छोटा बना दूंगा, पर मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा बल देना होगा मुझे भी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये क्या है। और अब मैं धीरे धीरे उतर रहा हूँ। तो द्वितीय भाव के स्वामी जब स्थिर राशि में बैठेंगे तो क्या देंगे? ये कुटुंब का भी भाव होता है। तो कुटुंब भाव के स्वामी स्थिर हैं, मतलब कुटुंब है, और शुक्र और शनि से दृष्ट है, मंगल का भी प्रभाव है। वाणी भाव के अधिपति गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि, शनि और शुक्र की दृष्टि। तो कितने शुभ ग्रहों ने देखा? एक शुभ ग्रह देख रहा है।
द्वितीय भाव के स्वामी पे एक शुभ ग्रह देख रहा है, तो वाणी में शुक्र अनुभव देते हैं, तो वाणी में अनुभव आ गया, पकड़ने की शक्ति आ गई। और मंगल की दृष्टि है तो ओजस्विता आ गई, ऊर्जा आ गया, एक गर्जना आ गई, शंखनाद करना, और हर बार बड़ी कृतज्ञता से अपनी मातृभूमि को याद करना। और मैं बात कहूँ, अगर मैं ज्योतिष में आधा जॉब ही नहीं जानता, पर मैं अगर 3000 4000 कार्यक्रम मैंने बनाए हैं, तो उसके बल पे एक बात तो जरूर कहूँगा कि लोग कई बार ये कहते हैं कि पता नहीं क्या ही है, झूठा है, झूठ पता नहीं जो भी है, मतलब एक निगेटिव जो एस्पेक्ट मान के चलें कि इनके बारे में जो नकारात्मक चीज़ें बाजार में फैली होंगी। लेकिन आडंबर नहीं है। आडंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो कृतज्ञता होती है, सेनापतित्व का भाव होता है, वो मंगलदेव ही देते हैं। तो वाणी में जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें तेज है, शौर्य दिखता है, विश्वास दिखता है और कर्मठता भी दिखती है। वो कौन दिखाते हैं? ये मंगलदेव दिखाते हैं। और लोगों के बीच में जो बंध जाना होता है, सीमा तोड़ करके झंडोत्तोलन के बाद लोगों से मिलने का जो साहस है, और जो कभी प्रधानमंत्री अपने आप को बुलेट प्रूफ कांच में बैठ करके भाषण देते थे, वो जो निडर होने का भाव होता है, वो यही चंद्रमा और मंगल देते हैं। और वाणी में जो तेजस्विता है, जहाँ एक ऑरा होता है, वो इस गुरु के ऊपर मंगल और शनि गुरु के प्रभाव के कारण होता है। अब एक सिद्धांत और बता ही देता हूँ। मुझे पता है ये कार्यक्रम व्यू वाला नहीं है, पर जितने लोग देखेंगे कम से कम उनके दिल में तो उतरे। एक सिद्धांत है जो मैंने लगभग कार्यक्रम में कहा है, व्यक्ति के जीवन में और उसकी कुंडली में शनि और मंगल अगर केंद्र में बैठे हैं, केंद्र का अर्थ लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, सिर्फ उतना ही केंद्र नहीं, एक दूसरे से केंद्र में। तो शनि से मंगल केंद्र में बैठे हैं। जब केंद्र में बैठे होंगे मतलब एक से चौथे, यहाँ से शनि से चौथे घर में मंगल बैठे हैं और मंगल से दशम स्थान में शनि बैठे हैं। ये जो स्थिति कुंडली में बनती है ना, कि जब मंगल और शनि आपस में एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं, वो व्यक्ति समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। अब जरा बहुत अपने हृदय पे, आप चाहे इनके प्रशंसक हों या अप्रशंसक हों, आप अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो कि क्या इनका जीवन हमारे लिए उदाहरण नहीं बना है, या क्या हम इनसे नहीं सीखते हैं, या क्या हम इनको उदाहरण स्वरूप नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। इन्होंने जो काम किए हैं, जो हमारे लिए इन्होंने काम किया है, और जो इनके जीवन में घटनाएं घटी हैं, क्या वो उदाहरण इनके परिवार के लोगों में नहीं, जो इनके समकक्षी होंगे, जो इनके समकक्षी इनको जानते होंगे 1950 के समय पे, जो इनके मित्र रहे होंगे, तो क्या वो आपस में जब बैठते होंगे और जब इनको दिल्ली के सिंहासन पे बैठे हुए देख रहे हैं, तो क्या आपस में वो बात नहीं करते होंगे कि इनके साथ ऐसा हुआ, इतना संघर्ष रहा, इतना लंबा संघर्ष रहा, इतनी कृतज्ञता रखी उन्होंने कि देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, कि सब कुछ त्याग दिया। तो वो त्यागने का बल और व्यक्ति जो समाज के लिए उदाहरण बनता है, वो कहाँ से आता है? वो इस शनि और मंगल से आता है। उसमें शुक्र और गुरु का कोई रोल नहीं है। जो जीवन उदाहरण बना, गरीबी देखी या संघर्ष देखा। और मैं एक बात और बताता हूँ, मैं जब लखनऊ आया था तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला था जो आरएसएस में हैं और बड़े अच्छे स्तर पे हैं। मतलब एक आरएसएस संघ से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनका जीवन साधु से कम नहीं होता है, उनका संघर्ष अपने आप में बड़ा संघर्ष होता है। तो जिस तरीके से ये अपने आप को नीचे से उठा करके लाए हैं, उसमें एक बड़ा संघर्ष और उदाहरण जो बनता है, वो इसी शनि मंगल के कारण बनता है। उसके लिए गुरु और शुक्र जिम्मेदार नहीं है। जो परिवार को त्यागना, पत्नी का त्याग, समाज जो एक अलग तरीके से उसको पूरा तरीके से न्यौछावर कर देना, तो वो ये शुक्र और शनि करा रहे थे। और उदाहरण जो बना व्यक्ति, वो शनि और मंगल के कारण। क्लियर है? तो ऐसी चीज़ें ग्रह में बनी हैं। और दूसरा, वाणी में जो गंभीरता, ओजस्विता थी, वो मंगल। तो यहाँ तक तो आप लोग को लगभग ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और समझते हैं। सूर्य और बुध एकादशवें भाव में बैठे हैं, मंगल रुचक योग लगा रहे हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली अगर बनी है और थोड़ी देर के लिए अगर कोई कहे कि ये कुंडली नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि अगर ये कुंडली नहीं है इनकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर ये कुंडली नहीं भी है, तो अगर ये किसी की कुंडली रही हो, 2 मिनट के लिए मैं भूल जाता हूं कि ये उनकी कुंडली है, तो ये जिसकी भी कुंडली रही होगी, जिस जन्म पे इनका, जिस
समय पे ये ग्रह नक्षत्र बैठे हैं और जो ग्रहों की स्थितियां यहाँ बनी हैं, वो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जहाँ भी होगा ऊंचे पद पे ही होगा और अच्छे पद पे होगा, अच्छा एक बड़ा बेहतरीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि लग्नेश मंगल है भाई जी, और ये मंगल ही वर्गोत्तम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति एक भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और चुन करके जाना, 3 बार प्रधानमंत्री बनना और निर्विरोध बनना, बहुत मजबूती से बनना, और ये आया कहाँ से? तो ये आता है इस मंगल से। और व्यक्ति राजा फिर भी नहीं है और मानता बिल्कुल भी नहीं है। मैं सामान्य बात बोल रहा हूँ। व्यक्ति जो है वो फिर भी अपने आप को राजा नहीं मानता है। वो अपने आप को क्या हर बार संबोधित करते हैं? मैं प्रधान सेवक हूँ। अब इसमें कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं इतनी बात कहता हूँ कि जो सेवक कहने भर का ही भाई बोध तो आया। तो ये जो धरती से जुड़ा हुआ जो भाव आता है वो इसी मंगल के कारण आता है। और हर बार अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना और उसके लिए बिछ जाना और पीठ पे कितने सारे अस्त्र शस्त्रों का बोझ लेके चलना चुभ रहा होगा। सिंहासन संभालना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं है। तो ये जो सहने की शक्ति है और विरोध झेलने की जो शक्ति है, माता जी को गाली दे गई वो भी झेल लिया, तो ये मंगल ही तो करवा सकते हैं। या तो फिर अगर ये नहीं है तो फिर जिसकी भी ये कुंडली है वो निश्चित रूप से इनके ही जैसा होगा, इनके ही जैसा होगा। मैं प्रैक्टिकल होकर के बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे रट्टू तोते की तरह बता रहा हूँ, और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को रट्टू तोता लगूं भी नहीं, पर ये ऐसा ही है जो सहने की शक्ति है, एकदम जुड़ा हुआ जो है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी पसंद नापसंद बड़ी अजीब है, मतलब वो उनका जो सेंस है समझने का, जो मैच होता है ना, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस कैसा है ना, तो आप उसके लिए शुक्र को मत जिम्मेदार ठहराइए, उसके लिए आप मैं मंगल को ही कहूँगा। युद्ध पर जाने से पहले सेनापति स्वयं को अस्त्र शस्त्रों से और कवच कुंडल से सजा करके जाता है। तो व्यक्ति जब भी जाएगा, संबोधन करने भी जाए, तो निश्चित रूप से अपने आप को एक तरीके से जाए, प्रस्तुत करे। और ये अनुशासन है। आपका बहुत बेहतरीन पहनावा आपका अनुशासन ही तो दर्शाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं। उस जैसे प्रधानमंत्री हुए भी तो उन्होंने कौन सा वेश धारण किया है ये विचारणीय है। उन्होंने मुकुट धारण किया है, उन्होंने पगड़ी धारण की है, उन्होंने दुपट्टा धारण किया है, उन्होंने भारतीय वेशभूषा को धारण किया है। कोई अलग तरीके की पाश्चात्य वेशभूषा उन्होंने कभी भी अपने आप को उसमें नहीं उतारा है, और बहुत कम बार उतारा है, या मांग के आधार पर उतारा होगा, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हुआ होगा। पर जो धरती से जुड़ कर के रहने का भाव आता है ये मंगल देव ही देते हैं। हमारी मातृभूमि के बारे में हर बार जब उनका चरण वंदन वो अभी अगर कभी करते हैं तो इसी मंगल के कारण करते हैं। जो शिक्षकीय गुण हैं, जो उनके अंदर शिक्षक, जो एक जब कभी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो वो विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं और विद्यार्थियों के प्रश्न लेते हैं। तो ये जो शिक्षकीय गुण है वो कहाँ से आता है? वो इसी मंगल और गुरु के कारण आता है। और मैं इसी कुंडली में नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में जहाँ पे गुरु और मंगल का योग बना है वहाँ यही कहा है कि ये शिक्षकीय योग है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अभी तक ये कार्यक्रम लगभग 17-18 मिनट का बन गया है। मैं सोचता था कि इसे बहुत जल्दी समेट दूंगा, पर ये आसान नहीं है। उनकी सफलता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सफलता के लिए अगर कोई ग्रंथ लिखे जाएं और उनके संघर्ष लिखे जाएं तो शायद पेज दर पेज जुड़ते जाएंगे। और मैं सिर्फ उनका प्रशंसक हूं इस वजह से ऐसा नहीं बोल रहा। मैं सच्चे अर्थ में हृदय से कहता हूं। तो इस कुंडली को मैं अगर कहीं कुछ कल्पना कर पा रहा हूं तो इससे रिलेट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। जैसे एक सिद्धांत मैंने बताया था अभी थोड़े दिन पहले ही, वर्गोत्तम ग्रहों पे चर्चा की थी। मैं ना बहुत छोटा आदमी हूँ, और आजकल का जो कलयुग का समय है इसमें ना एडिटिंग ज़्यादा काम करती है। आप एडिट करें, कुछ नए लोगों को लुभाने के लिए कुछ बीड़ी सिगरेट उसमें शामिल करें, मुझसे वो होता नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शामिल करें, मुझसे वो होता नहीं है।
और भगवान न करे कि कभी ऐसी नौबत आए कि मुझे वो सब चीज़ें अपने कार्यक्रम में शामिल करनी पड़े। मैंने एक कार्यक्रम बनाया था अभी जो बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, वर्गोत्तम ग्रह के ऊपर, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें एक सूत्र बताया था, उसमें सूत्र है व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवान सकास्तु। और एक सिद्धांत और है, जन्म जो हुआ है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रविवार को हुआ है। और ये बात, ये जो श्लोक है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, आप हो सकता है कि ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे होंगे, पर ये श्लोक मैंने अपने 3000 कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में हर बार रविवार के कार्यक्रम में, जिसका भी जन्म रविवार को हुआ है, उसमें यह बात पढ़ी है। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन नरः। सूर्यवार यानी कि रविवार। क्या कहता है शास्त्र? आचार्यवर लिखते हैं कि जो व्यक्ति रविवार को जन्मा होता है वो दाता होता है, दानी होता है, महोत्सव में पूर्णतया अपने आप को समर्पित करने वाला होता है, दूसरों के कष्ट को देख करके अपना सुख भूल जाने वाला होता है। दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन नरः। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी, तेजस्वी होता है। उसका दूसरा कारण, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में, तो पित्ताधिको अति चतुरस, अति चतुर, कब कैसा कौन सा काम करना है, चतुराई भी है। अगर चतुराई नहीं होती तो जो विपक्षियों का झेलना है वो सामान्य है क्या? वो सामान्य नहीं है। आपके पड़ोसी अगर 2 बार 2 मीठी बात बोल करके एक कड़वी बोल देते हो, आपको रात भर नींद नहीं आती है। और यहाँ व्यक्ति अरब लोगों की दृष्टि का सुई जो है वो आंखों का तारा भी है और कुछ लोगों के हृदय का फांस भी है। तो क्या बात बनती है कि पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, समर का प्रिय है, मतलब समर मतलब युद्ध होता है। युद्ध के मैदान में अपने आप को एकदम रण से भागने वाला नहीं है। एक बार तो भगवान कृष्ण रणछोड़ बन गए थे, पर यहाँ ये तो स्थिति ही नहीं बनती है। आप लोगों का दबाव इनको हो सकता है कि कह दे कि आप अब सीमा पार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सीमा समाप्त हो गई, 75 वर्ष हो गए, राजनीति से संन्यास ले लो। पर इनके पास ऐसा भाव नहीं आता होगा कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले लूँ। सेवा करने का भाव जितना मिलता रहे, जितनी उम्र मिलती रहे और बार बार मिलती रहे, स्वीकार है। और इस वजह से नहीं है कि वो पद पे विभूषित होना चाहते ना, क्योंकि जो कृतज्ञता है वो निश्चित रूप से इसी मंगल के कारण है। मंगल वर्गोत्तम है। और मैंने पूर्व में जो श्लोक पढ़ा था व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वाला, उसमें क्या कहा अंत में? शास्त्रकार लिखते हैं वर्गोत्तमो तत् स्वनवान सकास्तु। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को, या अपने नवांश का बैठा ग्रह व्यक्ति को राजा बनाता है। तो 2 मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर ये इनकी कुंडली नहीं भी है तो जिसकी भी ये कुंडली है, और अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली है, तो ये गुण मैच कैसे कर रहा है? हो सकता है कि कहीं से इनकी कुंडली किसी ने तैयार कर दी हो, या फिर कोई ऐसा सिद्ध पुरुष रहा होगा जो इनके बारे में कोई भविष्यवाणी कर चुका हो पूर्व में। और पता नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन सी किताब में ऐसी कोई बात लिखी होगी, पर मैं जो देख रहा हूँ और जितना मैंने उनको जरा सा भी नहीं जाना है, पर जितना मैंने लोगों से सुना है, उसके अंदर तो यही कुंडली फिट बैठती है। क्योंकि ये सामान्य नहीं है कि लग्नेश ही मंगल हैं और वही वर्गोत्तम है। और विरोधियों का दंश क्यों झेलना पड़ता है? जरा सोचिए कि इनके विरोधी कैसे कैसे हैं, इनके विपक्ष में कैसे कैसे लोग हैं, इनके विपक्ष में इनका सामना कैसे लोगों से होता है, और वो विपक्ष कितना नीचे जा सकता है। मंगल नीच के लग्न में बैठे हैं। दशमांसा क्षेत्र में ये आपका पूरा करियर दिखाता है, पूरा करियर का ग्रोथ और ग्राफ दिखाता है। दशमांसा चक्र में लग्न में ही मंगल नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग गुरु कर रहे हैं केंद्र में बैठ करके। तो जरा ध्यान से देखिए, तो गुरु मेष राशि में बैठे हैं जिसके अधिपति मंगल लग्न में, और गुरु अपने उच्च की राशि से 10वें स्थान में बैठे हैं। अब जरा एक बात और भी है, गुरु का अगर यहाँ मंगल का सामान्य नीच भंग होता तो यहाँ भी बैठ जाते तो हो जाता, यहाँ भी बैठ जाते तो हो जाता, या जन्म कुंडली में यहीं बैठ जाते तो हो जाता। पर परमात्मा ने कुंडली कैसी बनाई और दशमांसा कैसा बनाया कि गुरु मंगल का नीच भंग सामाजिक वाले भाव में कर रहे हैं, जहाँ पे पूर्णतया सोशल देखा जाता है, संपूर्ण सामाजिक हो जाना। वहाँ बैठ करके व्यक्ति की कुंडली में मंगल का नीच भंग देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। और एक अच्छी बात, यहाँ पे लग्नेश लग्न में, गुरु से केंद्र में, यहाँ लग्न के अधिपति 3रे भाव में बैठे हैं, और लग्न पे गुरु की दृष्टि है उच्च की। नवमांसा चक्र में गुरु की उच्च दृष्टि प्राप्त है।
और ज़रा देखिए तो यहाँ पे गुरु केंद्र में हो रहे हैं, यहाँ भी केंद्र में, यहाँ त्रिकोण में और यहाँ गुरु केंद्र में, मतलब गुरु कहीं हट नहीं रहे। एक बात मैं और भी पक्के तौर पे पूरी गारंटी से अपने पूर्णतया इस सिंहासन पे, ये जो कुर्सी है मेरी छोटी सी, इसके बल पे ये बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति का चरित्र बहुत उच्चतम स्तर का है। ये जो विरोधी जो इनके ऊपर कुछ भी बोलते हों, लांछन लगाते हों, पर अगर मैंने ज्योतिष का थोड़ा भी स्वीकार किया है, कोई ज्ञान, और जरा भी मुझे कुछ ऐसा होगा, तो मैं इस कुंडली में एक चीज़ तो बहुत पक्के तौर पे कह सकता हूँ, चाहे उनकी कुंडली हो या ना हो, कि इनका चरित्र बहुत उच्चतम स्तर का है। ये जिसकी भी कुंडली है, चरित्र उच्चतम स्तर पे जाकर के विराजमान है। और उसकी प्रामाणिकता मैं ऐसे देता हूँ। शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है और जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शनि का प्रभाव एक साथ रहता है, वो कभी अपने से छोटी उम्र की जाति का हो या 80 वर्ष की जाति का हो, चाहे अहम उम्र ही क्यों ना हो, उसके प्रति कभी भी कोई बैर भाव नहीं लाता। उसके अंदर कामुकता विराजमान ही नहीं रहती है। मैंने कई बार कुंडली देखी है जहाँ लोग कहते हैं कि पंडित जी मुझे तो मूर्ति में भी काम भाव दिख जाता है। मैंने कई बार ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें ये लोग कहते हैं कि मैं अपने से 60 साल का व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे तो 8 साल की बच्ची में भी काम वासना दिख जाती है, मैं वहाँ से भी कुछ खराब देख लेता हूँ। देखी है मैंने कुंडली, और एक नहीं कई कुंडलियाँ देखी हैं, और सामने से उस व्यक्ति से मिला भी हूँ। पर यहाँ ये बात 1,00,000% मैं ये बात डंके की चोट से कह सकता हूं कि चरित्र के मामले में ये कुंडली सर्वोच्च शिखर पे विराजमान है। राजा ऐसा ही होना चाहिए, राजा ऐसा ही होना चाहिए, जिसके होठ संबोधित करते समय फड़फड़ा जाते हों, जिसकी भुजाएं कलम की सिग्नेचर करने के समय कांप जाती हों, और जो हमेशा ही अनुशासन से बंधा हुआ हो। और अगर ऐसा कोई आपको राजा दिखता हो तो मुझे बता दो। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। और एक बात और भी है, मैं तो बहुत छोटा सामान्य अदना सा बालक हूं, पर मैं ये बात कहता हूं, भाग्य हैं हम लोगों के बहुत प्रबल, बहुत मजबूत भाग्य के हैं हम, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हों, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो भी हो, कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। और आप जब जितने ऊंचे बढ़ते जाते हैं उतने ही आपको दबाने वाले भी होते हैं। पर निश्चित रूप से राजा बनने का अधिकार ऐसे ही व्यक्ति को होना चाहिए, ऐसे ही कुंडली को होना चाहिए। व्यक्ति को भी नहीं कहूँगा, ऐसे ही कुंडली राजा बनती है, और निश्चित रूप से ऐसे ही कुंडली को राजा बनाना चाहिए। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं अपने लिए क्या दे सकता हूँ? जिसने मुझ पर विश्वास करके इनकी कुंडली भेजी है, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, आपने सर्वोच्च व्यक्ति की कुंडली मेरे पास भेजी है और मैं तो कृत्य हो गया। मैं सच्चे अर्थ में कहूँ, मैंने पूर्व में इनकी कुंडली का कार्यक्रम बनाया था, पर वो बड़ा ही अबोध था, बड़ा मतलब एकदम नासमझी में बनाया था। थोड़ी बहुत नासमझी अभी भी है। हो सकता है कि 2 साल बाद कोई और व्यक्ति आ जाए जो कहे कि इनकी कुंडली फिर से पढ़ दो, तो उस समय भी थोड़ी सी नासमझी कर दूंगा। लेकिन जितनी बार इनकी कुंडली पढ़ी जाएगी उतनी बार नासमझी सामने वाला करेगा। और एक बात मैं और भी कहता हूँ, दुनिया का कोई भी ज्योतिषी ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो मैं इनकी कुंडली पे आगे कुछ भी बोलने से पहले अपने आप को 1000 बार अपनी बेड़ियों में बांधूंगा। नहीं, मैं उतना बड़ा ज्योतिषी ना हूँ और ना बनना चाहता हूँ, क्योंकि फलादेश करने का तरीका ये होता है कि आप अपने आप को अपनी सीमाओं से बांध करके रखिए, तोड़िए मत खुद को। आप ब्रह्मा नहीं हैं। कई बार लोग कहेंगे आप इनके भविष्य के बारे में बताएं। मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे अंदर उतनी तपस्या नहीं है जितना ये तपश्चर्या करके ये कुंडली बैठी है। मेरी तपस्या इनसे ज़्यादा हो तब तो मैं इनका भविष्य बताऊं। बात है कि नहीं है? तो मेरे पास उतनी तपश्चर्या नहीं है, मेरे अंदर उतना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, और मेरे अंदर उतने कष्ट के और थपेड़े सहने की वो कोई ऐसे सामर्थ्य है नहीं। इस वजह से जो ऐसे हैं वो इनकी कुंडली पे फलादेश भले करते होंगे कि 2025 में ऐसा होगा, 2026 में ऐसा होगा, 2027 में ऐसा होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं इतनी बार ज़रूर कहता हूँ, अभी इनकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है। अगर ये कुंडली इनकी है तो मंगल की दशा चल रही है और संपूर्णतया 2028 के नवंबर तक चलेगी। निर्बाध गति से हमारी आयु लगे, हमारा अच्छा स्वास्थ्य लगे और दुनिया भर के लोगों की अच्छी कामनाएँ आपको मिलती रहें। क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसा मिले। भगवान बिरले लोगों को ही ऐसा सिंहासन देते हैं। एक तो भारत भूमि, ऊपर से हिंदुत्व के संपूर्ण सरोवर में डुबकी लगाता हुआ व्यक्ति, और निश्चित रूप से धर्म की प्रतिज्ञा के
पालन के लिए मजबूत कटिबद्ध हैं। तो इस कुंडली पे इतना ही बोल सकता हूँ। दूसरा, राहु की दशा 2028 के नवंबर के बाद आएगी और वो राहु जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर देता हूँ। अगर कोई शास्त्र में ऐसी बात आई है तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु मीन राशि के बैठे हैं। मीन राशि के बैठे राहु क्या करते हैं, मैंने इस पे कार्यक्रम पहले भी बनाया है, मैंने बात कही है। अभी कल परसों भी राहु के बारे में मैंने कार्यक्रम बताया था। क्या बात कही थी? केंद्र त्रिकोण गोराहु स्थितः सतो सतः, है ना, मैंने बात कही थी। अभी श्लोक भी है, मैंने पढ़ा था, केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थितः सतो सतः। केंद्र और त्रिकोण के राहु अगर स्थित होते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को खूब मनस्वी बना देते हैं। मनस्वी बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक बार फिर से कहता हूँ, मनस्वी बना देते हैं। और एक सिद्धांत तो मैंने आज बताया, इससे पहले मैंने एक सिद्धांत और बताया था जो ग्रंथकार की है, अपना मन से कोई सिद्धांत नहीं बताया। क्या कहा मैंने? कि राहु अगर जन्म कुंडली में मीन राशि के बैठे हों तो वो तटस्थ हो जाते हैं, जहां व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से तटस्थ हो जाएगा। तो हो सकता है कि राहु की दशा मतलब 2028 तक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को तटस्थ करना चाहेगा और वहाँ वो क्या करेगा? ये पंचम भाव है, भक्ति का है, तपस्या का है, विवेक से युक्त होकर के सर्वोच्च शिखर पे जाने का है। तो ये राहु की दशा है। राहु की दशा 2028 के नवंबर के बाद चलेगी, जहां व्यक्ति अपने आप को और भी ज़्यादा ब्रॉड करेगा और अपने अंदर की यात्रा करेगा। अभी तो देश विदेश की यात्रा हो रही है, जहां वो देश विदेश की यात्रा में भी उनके यात्रा के पल पल जो आप लोगों को हम लोगों के सामने क्लिप दिखता है तो उसमें भी दिख जाता है कि व्यक्ति का दर्शन बड़ा मजबूत है, व्यक्ति का ऑरा ऐसा है कि सबको आकृष्ट कर रहा है, व्यक्ति की उंगली हमेशा लोगों की तरफ है, किसी की उंगली उनकी तरफ नहीं है। तो ये जो बल आता है ये गुरु के कारण, मंगल के कारण, शनि और शुक्र के कारण आता है। और जब राहु की दशा आएगी तो व्यक्ति मजबूती से सिर्फ अपने अंदर की यात्रा करना चाहेगा और फिर कहेगा मुझे छोड़ दो। फिर भी लोग उनके पास प्रेरणा प्राप्त करने के लिए जाएंगे। कैसे करते थे आप? ये जानने के लिए जाएंगे। आने वाले प्रधानमंत्री लोग जो भी होंगे ऐसा। तो जो कुंडली का फलादेश है वो इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। मैं वो ज्योतिषी नहीं हूँ जो अपने व्यूज़ के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके प्रस्तुत करूँ और फिर बताऊँ ये होगा फलाना डिमा का ताम जाम। नहीं, ऐसा नहीं करता और मैं करना भी नहीं चाहता। पर इतनी बात जरूर है, अभी मंगल की दशा है, संपूर्णतया व्यक्ति भारत माता की संपूर्ण हृदय से सेवा कर रहा है। कोई कल छपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हाँ, रणनीति जरूर है और मजबूत है क्योंकि मंगल है। और सामान्य बात है कि अगर रणनीति नहीं होती तो व्यक्ति यहाँ तक तो नहीं आता, पक्की बात है। तो बस इतनी सी बात है, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते रहें भगवान से। राजा जो होता है वो पिता भी होता है और राजा जब बीमार पड़ता है तो वो प्रजा के लिए पुत्र भी हो जाता है। बड़ी गहरी बात है। जब बीमार पड़े तो पेट की समस्या इनको परेशान कर सकती है, पेट की परेशानी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। इस कुंडली को पेट की परेशानी परेशान कर सकती है। मैं नहीं जानता ये किसकी कुंडली है, पर अगर ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली है तो इनकी कुंडली में पेट की परेशानी हो सकती है। वक्त बेवक्त जब कभी राहु की दशा आएगी तो व्यक्ति को उससे झेलना पड़ेगा, उससे परेशान होना पड़ेगा, उस समय की बात होगी। पर हमारी पहुंच उतनी नहीं है कि हम उनके पेट का हालचाल पूछ सकें। ये तो अदना सा बालक है जो कभी भविष्य में सपने में भी नहीं सोच सकता है कि कभी इस जैसे इस मजबूत कुंडली का सामना कभी कर सके। बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे स्वास्थ्य में पेट कमज़ोर हो सकता है। 2028 तक मजबूत है, उसके बाद राहु आएंगे जो कई बार परेशान करेंगे, विरोधियों का दंश झेलना पड़ सकता है। और उस समय हमारे राजा को, जो हम उनकी प्रजा हैं, जब वो उनके ऊपर राहु की दशा चलेगी तब उनके लिए हम लोगों को अनुष्ठान, पूजा पाठ, मंत्र जप और उनके लिए भगवान से प्रार्थना की आवश्यकता होगी। क्लियर है? पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा कार्यक्रम, पर जैसा भी था आगे इसमें और भी जोड़ सकता हूँ, पर काफ़ी नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।